हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये जो है पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के ऊपर किन किन टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इन तीनों के ऊपर क्या डिफरेंसेस उनमें आते हैं। इससे पहले भी हमने जो है अपना प्रीवियस वीडियो है वो भी अपलोड किया है, अगर आपने वो देखा नहीं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें। आज हम बात करेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के शिक्षण विधियों के ऊपर। ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां यहाँ पर यूज की जाती हैं उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे आगे और भी पॉइंट्स, टॉपिक्स हैं ऐसे जिनके ऊपर हम अब आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इसमें आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माणकर्ता मानते हैं। ठीक है, या खुद को भक्त नहीं मानते हैं, ये खुद को जो है निर्माणकर्ता मानते हैं किसी भी विधि का। ठीक है, आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया है, जिसमें फर्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, सेकंड है संवाद विधि, थर्ड है इसमें वाद विवाद विधि, फोर्थ है तर्क विधि, निर्देश विधि और जो लास्ट है वो है पुस्तक पठन विधि। तो ये सारी की सारी जितने भी विधियां हैं या फिर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर 6 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे जो है आदर्शवाद के अंतर्गत आते हैं शिक्षण विधियां। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों का विरोध किया है। ठीक है, इसने प्राचीन और परंपरा से जो शिक्षण विधियां चलती आ रही है उनका विरोध किया है। तो कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत इसमें लिए हैं या कौन कौन सी विधियां इन्होंने ली हैं, तो इसमें फर्स्ट है निरीक्षण पद्धति का इन्होंने बोला है कि एक विधि होनी चाहिए। सेकंड है खेल विधि इन्होंने रखी है कि बालकों के लिए खेल खेल के थ्रू जो है सिखाया जाना चाहिए। डॉल्टन पद्धति होनी चाहिए, किंडरगार्टन पद्धति होनी चाहिए और जो लास्ट है वो है मॉन्टेसरी पद्धति होनी चाहिए और एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ नए परंपरागत चीजों को छोड़ करके, ठीक है, कुछ नई पद्धतियों को इन्होंने जो है लिया है प्रकृतिवाद के अंतर्गत। थर्ड है यहाँ पे प्रयोजनवाद की अगर बात करें तो प्रयोजनवाद ने परंपरागत शिक्षण विधियों को अस्वीकार किया और शिक्षण विधियों के निम्न सिद्धांतों को बताया। इन्होंने कौन से सिद्धांत बताए हैं? 3। सीखने का सिद्धांत, सेकंड है क्रिया या अनुभव का सिद्धांत, ठीक है, और जो थर्ड है वो है एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रयोजनवाद के अनुसार 3 सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव का सिद्धांत और थर्ड है एकीकरण का सिद्धांत। उसके बाद है प्रयोजनवाद की मुख्य विधि जो है वो योजना विधि है, जो कि दिए गए सिद्धांतों के आधार पर रखी गई है। ठीक है, जो भी ये 3 सिद्धांत दिए गए हैं इनके आधार पर उन्होंने जो विधि रखी है, मुख्य विधि, वो क्या है? योजना विधि है। ठीक है, तो ये है इन तीनों की शिक्षण विधियां। नेक्स्ट जो है बात करेंगे शिक्षक की कि आखिर इन तीनों में कौन क्या चीजें हैं जो एक शिक्षक के लिए रखी गई हैं बातें। फर्स्ट इसमें आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक एक माली है और बालक एक पौधा है। माली रूपी शिक्षक की देखरेख के बिना बालक का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आदर्शवादी हैं उन्होंने जो है शिक्षक को एक माली माना है और जो बालक हैं, जो भी स्टूडेंट उनके अंडर में जो है पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने पौधा माना है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से माली जो है अपने पौधे का ध्यान रखता है और उसका विकास करता है, उसी तरीके से उन्होंने शिक्षक और बालक के विकास को बताया है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे प्रकृतिवाद, यानी कि प्रकृतिवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान गौण है। ठीक है, उसके अनुसार क्या है कि प्रकृति की सबसे उत्तम चीज जो है वो शिक्षक है। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो रंगमंच तैयार करने तथा पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में है। तो यहाँ पे उन्होंने शिक्षक की जो भूमिका रखी है वो एक गौण भूमिका रखी है। थर्ड है इसमें प्रयोजनवाद, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है इसे देख लेते हैं कि प्रयोजनवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक और सलाहकार के रूप में है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक का कार्य बालक के सामने ऐसी सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिनमें रहते हुए वे अपने रुचि और योग्यता के अनुसार समस्या का कुशलतापूर्वक समाधान कर सके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है शिक्षक को जो है
एक मित्र के तौर पे या फिर पथ प्रदर्शक के तौर पे माना गया है, या फिर सलाहकार के रूप में जो है माना जाता है, जो कि बच्चे के सामने ऐसी कंडीशंस जो है उत्पन्न करते हैं जो उनको आगे जीवन जीने के लिए काम आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे यह है शिक्षक की के किस तरीके से शिक्षक का एक भूमिका है मानी जाती है इन तीनों में। थर्ड है विद्यालय, यानी कि विद्यालय की क्या भूमिका है आदर्शवाद के अंदर। तो आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय ही नियमित शिक्षा के केंद्र हैं। इस विचारधारा के अनुसार विद्यालय मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। वहीं पर अगर प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही विद्यालय है। इस विचारधारा के अनुसार विद्यालय प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण के रूप में है। और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ थर्ड है हमारा, वो है प्रयोजनवाद, यानी कि इसके अनुसार विद्यालय प्रयोगशालाएं हैं। इस विचारधारा के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। ठीक है, इसने जो है समाज से जो है विद्यालय की तुलना की है प्रयोजनवाद ने। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन की क्या भूमिका है इन तीनों के अंदर। तो आदर्शवाद में है कि प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थक वो करते हैं। ठीक है, प्रभाव दिखाना, एक शिक्षक को जो है प्रभाव दिखाना चाहिए अपने जो है छात्रों को, इसका ये समर्थन करते हैं। आदर्शवादी नियंत्रित स्वतंत्रता पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा ओपन नहीं करना है बच्चों को, कुछ ना कुछ नियंत्रण में उनको रखना है, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन उनके अंदर डालने के लिए उनको जो है अपने नियंत्रण में रखने पर ये इस बात पर विश्वास करते हैं। सेकंड है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं, मतलब बच्चों को खुला छोड़ दो, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं रखना है। प्रकृतिवादी बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करके प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन चाहते हैं, मतलब वो खुद से सीखेगा। प्रकृति अगर वो कोई गलती करता है तो प्रकृति उसे खुद जवाब देगी, वो इस पर विश्वास करते हैं और बच्चों पे कोई भी अनुशासन को वो नहीं थोपते हैं। थर्ड है प्रयोजनवाद, यानी कि प्रयोजनवाद भी मुक्तात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रयोजनवादी व्यक्तित्व अनुशासन के सभी रूपों को बुरा मानते हैं और वे सामाजिक समझदारी पर आधारित अनुशासन चाहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये भी जो है मुक्तात्मक अनुशासन पर जो है भरोसा करते हैं या उसका सपोर्ट करते हैं प्रयोजनवादी भी। तो यहाँ पर जो है आदर्शवादी जो है प्रभावात्मक अनुशासन वाले हैं, प्रकृतिवादी मुक्तात्मक और प्रयोजनवाद भी मुक्तात्मक अनुशासन पर जो है समर्थन करते हैं।